आज नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और टैक्स बचाने के लिहाज से अगर आपने अभी से कदम उठाना शुरू कर दिया तो साल के आखिर तक ना सिर्फ ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे बल्कि अलग अलग झंझटों से भी आपको छुटकारा मिल पाएगा। और इस बीच कोई भी उलझन होगी तो टैक्स गुरु हाना, जी हाँ, हर हफ्ते टैक्स बचाने का हम आपको टिप्स देते रहते हैं और हर उलझन को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए और टैक्स बचाने के टिप्स देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। और कोहली साहब से हमने कुछ खास रिक्वेस्ट किया है जो शो में आगे वो बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दो कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नए वित्त वर्ष में टैक्स प्लानिंग के लिहाज से क्या उठाएं कदम ताकि कम से कम हो सके टैक्स की देनदारी। अगर आप बड़े बड़े कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो जानिए कुछ खास नियम, वरना चुकाना होगा भारी भरकम टैक्स। और अगर आपने जीएसटी में रिटर्न की फाइलिंग की नई व्यवस्था QRMP चुनी है तो कैसे चुकाना होगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि नया कारोबारी साल शुरू हो चुका है, कई लोगों के काफ़ी टैक्स कट गए होंगे। कुछ लोग अफसोस कर रहे होंगे काश यहाँ पे टैक्स बचा लिए होते तो टैक्स की देनदारी कम हो जाती, टैक्स कम कटता। लेकिन खैर, जो हो गया हो गया। लेकिन नया कारोबारी साल शुरू हो गया है, अभी से आपको इन सारे मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है कि टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं ताकि टैक्स की देनदारी कम हो सके। हालांकि उसके बहुत सारे लंबे चौड़े तरीके हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं चाहूँगा शरद कोहली साहब कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मोटे मोटे कौन से तरीके हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए, जिस पर अभी से अमल शुरू कर देना चाहिए दर्शकों को। जी हाँ लक्ष्मण, पहले तो मैं CNBC आवाज के और टैक्स गुरु के सभी दर्शकों को इस नए वित्तीय वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम लोगों के लिए नया साल दो बार आता है, एक तो 1 जनवरी को होता ही है जब बाकी की दुनिया मनाती है, और ये जो लोग टैक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए 1 अप्रैल से जो नया वित्त वर्ष शुरू होता है उसकी भी शुभकामनाएं हमें देनी बनती है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए आपकी आय ज्यादा से ज्यादा हो और टैक्स प्लानिंग के माध्यम से टैक्स कम से कम जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और टैक्स प्लानिंग का लक्ष्मण मूल मंत्र है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं, आप पहले से तैयारी कर लें। और मैं समझता हूं कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत से अच्छा समय नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको जो आपकी 80 फैमिली है पूरी की, चैप्टर 6 है जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत आपने साल में कितनी डिडक्शंस लेनी है, मुझे लगता है कि उसका अंदाजा आपको पहले लगाना चाहिए। खासकर जो सबसे मशहूर है ATC, मैं उसको 80 क्राउडेड भी बोलता हूं। ATC के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कितना होगा, PPF कितना होगा, NSC कितना होगा, ट्यूशन फी कितनी होगी। मैं समझता हूं इसका हालांकि 1.5 लाख की सीमा है पर एक अंदाजा लगा लेना चाहिए। उसके बाद 80D आता है, मेडिकल के खर्चे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस आप कराते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। NPS के अंतर्गत ATCC-D है, ATE है, कोई डोनेशन देते हैं ATG है। तो मैं समझता हूं चैप्टर 6 के अंतर्गत लक्ष्मण ये जितनी भी डिडक्शंस आती हैं, अगर इसका वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ही अंदाजा लगा लिया जाए तो ये टैक्स प्लानिंग के लिए एक बिल्कुल सटीक कदम साबित होता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे ये भी अंदाजा मिल जाए कि 80 फैमिली के तहत हम कितना टैक्स बचा पाएंगे और क्या हमें किसी दूसरे जगह पे टैक्स बचाने को और भी तरीके तलाशने होंगे। इस बात का भी आप अनुमान लगा सकते हैं अभी से अगर प्लानिंग कर लेते हैं तो। दर्शकों को थोड़ा सा एक भी बता दीजिए कोहली साहब की 80 फैमिली के अलावा दूसरे कौन कौन से जरिए हैं जहां पे टैक्स बचाया जा सकता है, संक्षिप्त में। जी हाँ, 80 फैमिली के अलावा लक्ष्मण जो लोग हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट लेते हैं, HRA जिसको हम कहते हैं, मुझे लगता है उनको अपनी रेंट रिसीट के वो साल में किराया कितना देंगे, किसको देंगे, रेंट एग्रीमेंट बनाना वगैरह, वो सब उसको पहले तय कर लें। इसके अलावा एक चीज जो लोग भूल जाते हैं लक्ष्मण, वो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जिसका हम निरंतर जिक्र करते रहते हैं कि अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत आपकी समय की मियाद पूरी हो रही है तो आप उसका ध्यान रखें। बहुत सारे मैंने देखा है लोग, उनका डिपॉजिट करा का करा रह जाता है, वो उसको यूज नहीं करते हैं कैपिटल गेन बचाने के लिए, तो उस पर एक दफे नजर मार ले कि आपका क्या। और यहां न्यू रेजीम और ओल्ड रेजीम, क्या रेजीम आपने चूज करना है, यह फैसला भी आपको अभी करना है। आप जानते होंगे सैलरी वाले हैं तो आप उसको हर साल नई रेजीम चूज कर सकते हैं, बिजनेस वाले हैं तो एक बार आप अगर ओल्ड में गए तो आपको फिर वापस आप नहीं आ पाते हैं, दोबारा आप ओल्ड में नहीं जा सकते हैं। तो ये भी आप फैसला इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में करके और अपने टैक्स को कम से कम प्लानिंग के साथ बढ़िया तरीके से भरें।
हालांकि शुरू में जैसा कि बताया कोहली साहब ने कि नए कारोबारी साल की शुभकामनाएं दी और वे भी कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें और टैक्स भी कम से कम दें। पता नहीं कैसे संभव होगा, ज़्यादा कमाई करेंगे टैक्स तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा, लेकिन यही एक मूल मंत्र है जो टैक्स ग्रुप में हम देने की कोशिश करते हैं कि कमाई आपकी भले ही ज़्यादा हो लेकिन टैक्स की देनदारी हम कम करने की कोशिश करेंगे कानून के दायरे में रहकर। पूरे साल में हर हफ्ते जो एपिसोड आता है उसमें समय समय पर हम टिप्स ऐसे देते रहेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कानपुर से डॉक्टर करुणा शंकर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं डॉक्टर करुणा शंकर मिश्रा कानपुर से बोल रहा हूँ। जी सर कोहली सर नमस्कार। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, नमस्कार बताएं। डॉक्टर साहब। हाँ कोहली सर नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि आपका जो बताने का इनकम टैक्स का शेड्यूल्स वगैरह का और जो गाइड करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है और मुझे बड़ी मदद मिलती है। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि मेरा हर माह जो है मैं सैलरी पेड हूँ और मुझे इंटरेस्ट फ्रॉम अदर इनकम्स में जो सेविंग अकाउंट है उससे है कुछ इनकम और कुछ शेयर से हो जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा बहुत। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पिछले साल जो है और उसके पिछले साल भी मुझे सेक्शन 234 सी में ब्याज लग गया था, जबकि मेरा हर महीने जो है डिडक्शन रेगुलर जो है मेरे डीडीओ के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है जो मैं फॉर्म ITR 2 भर रहा था तो इसमें जो इनकम टैक्स का वो है सर कि प्रत्येक तिमाही में 15%, 45%, 75% एवं 100% जो मुझे देना चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए, उससे मेरा ज़्यादा ही डिडक्शन हो जाता है। लेकिन 26 AS में वो टाइमली शो नहीं होता है, तो उस वजह से मुझे 234 C का जो है मेरे ऊपर ब्याज लगा। तो सर इसमें मैं ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या मुझे कैसे ये रेक्टिफाई हो सकता है और इसमें जो डीडीओ है उसकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि मेरी कोई इसमें फॉल्ट नहीं थी, फिर भी मुझे जो है इस तरह का जो है वो देना पड़ा ब्याज। बिल्कुल, कोहली साहब बताएं। जी हाँ डॉक्टर मिश्रा, ऐसा हो जाता है। पहले 234C होता है, जब आपका जो एडवांस टैक्स जितना जितना जिस तारीख पे निर्धारित है वो नहीं जमा होता तो 234C के अंतर्गत ब्याज लग के आ जाता है। अब आपने कहा आपका डीडीओ समय पे हो सकता है डॉक्टर मिश्रा कि वो समय पे डिपॉजिट ना करा रहे हो। ये भी हो सकता है कि जो इक्विटेबल डिडक्शन होती है, इक्विटेबल डिडक्शन का अर्थ होता है कि बराबर बराबर जब आप सैलरी पे खासकर टैक्स काटते हैं तो वो बराबर बराबर कटना चाहिए। कई बार वो ऊपर नीचे हो जाता है। ये भी हो सकता है कि जमा टाइम पे नहीं किया गया हो। तो इन कई कारणों से हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सभी चीजें सही हैं, कुछ भी इसमें गलती नहीं है, पहले आप सब चीजें एक बार चेक कर लीजिए, तो उसके बाद आप ई निवारण में जाके या आप अपना एक अपने पोर्टल पे जाके करेक्शन के लिए एक एप्लीकेशन लगाइए और इसको करेक्ट कराइए। पर मुझे लग रहा है कि अगर 234, क्योंकि 234C सिस्टम से लग के आता है, तो कहीं ना कहीं अवश्य टैक्स के डिपॉजिट में डिले हुई होगी। आप एक दफे इसको पुनः चेक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वहीं कहीं इसका कारण निकल के दिखाई दे जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो डॉक्टर मिश्रा आप हमें लिखिएगा, हम लोग उस दिक्कत को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल लेते हैं अगला सवाल जो कि ट्विटर के जरिए आया है, रीता बिंद्रा जी का आया है। इनके पास लंबे समय से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी। फंड की कुछ स्कीमों के जरिए इनको पैसा मिला। ये पूछ रहे हैं कि कंपनी की ओर से वक्त से पहले रिडम्पशन करने और उस रकम को दोबारा निवेश करने पर क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा? कोहली साहब। जी हाँ रीटा जी, अगर समय से पहले रिडेम्पशन हो जाता है तो देखिए कैपिटल गेन लगता है 3 चीजों पे। आपने कितने पीरियड होल्ड किया है, आपको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ, और आपका रिडेम्पशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो कंपनी ने समय से पहले किया, ये इस बात को डिसाइड नहीं करेगा कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और दूसरा आपने पूछा कि क्या री इन्वेस्ट करने पर ये टैक्स बचेगा। जी नहीं, म्यूचुअल फंड्स में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सुविधा केवल आप मकान बेच के मकान खरीद रहे हैं या कोई और एसेट बेच के मकान खरीद रहे हैं, 54F जिसको हम कहते हैं, वहां पर ये सुविधा है। म्यूचुअल फंड में दोबारा इन्वेस्ट करने पर रीटा जी ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें कोहली साहब एक कैच ये है कि ये फोर्स्ड रिडेम्पशन था, यानी इन्होंने मांगा नहीं था। जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का मामला उठा था तो इनको मजबूरन कंपनी की तरफ से दिया गया कि आप ले लीजिए, इन्होंने खुद से रिडेम्पशन नहीं कराया था। तो इसका कोई टैक्सी देनदारी पर असर पड़ता है? जी हाँ लक्ष्मण, क्योंकि पीरियड देखा जाएगा। देखिए खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही पड़ेगा लक्ष्मण। ये नियम यहाँ लगता है। मतलब आपका फोर्स रिडेम्पशन हुआ, अर्ली रिडेम्पशन हुआ या आपने रिडेम्पशन किया,
प्रश्न ये उठता है कि आपका कितने पीरियड होल्डिंग रहा और उस पर कैपिटल गेन हुआ कि नहीं। तो फोर्स रिडेम्पशन इसमें एक कंडीशन लक्ष्मण नहीं बनती है, कैपिटल गेन देना तब भी बनेगा। बिल्कुल, आपके समझाने का जो ये तरीका है कोहली साहब, इसी के को लेकर हमारे दर्शक बड़े कायल रहते हैं कि काफ़ी आसान भाषा में आप समझाते हैं कि भले ही फोर्स रिडेम्पशन हो या फिर ना हो, आपने खुद लिया हो, आपको टैक्स की देनदारी उतनी ही बनेगी। चलते हैं अगले सवाल के पास, जो कि मुजफ्फरनगर से जलील अहमद साहब का आया है। ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। बताएं अहमद साहब, क्या उलझन है आपकी? मैंने आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस का यूनिट लिया था 10 साल पहले जी। 1 लाख रुपए जमा किया था वन टाइम, और इसमें जो इंश्योरेंस अमाउंट लिखा था 1,25,000। तो मैंने वेट किया पूरे 10 साल और मुझको फिर अब मैच्योरिटी अमाउंट मिला है 2,26,000 सर। उसमें टीडीएस भी कटा 4,700। ठीक है। तो मैं जो अंडर इंप्रेशन था कि यूनिट का ये अमाउंट टैक्स फ्री होगा, लेकिन जब टीडीएस कटा तो मुझे लगता है कि इससे शायद टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें कितना मुझे कुछ तो फ्री होगा? जी हाँ अहमद भाई, हम आपको तरीका बता देते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, पहली बात तो इंश्योरेंस पर लोग ये मानते हैं 10(10)(d) के अंतर्गत मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगता। वो वहां नहीं लगता है जहां आपका प्रीमियम 10% 2012 के बाद या 20% 2000 पहले से पूरे सम एश्योर्ड का उतनी लिमिट पर हो। तो वो तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये तो यूलिप है। तो पहली बात तो इस पर टैक्स लगेगा, 10(10)(d) की एग्जेम्पशन नहीं आएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार लगेगा। देखिए, अगर तो ये जो यूलिप का जो कॉम्पोजिशन है, या आपको आईसीआईसीआई प्रू के पास दोबारा जाके जानना पड़ेगा कि मान लीजिए 65% से ऊपर इसमें इक्विटी कंपोनेंट है, तो इसको इक्विटी कंपोनेंट मान के इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगर इस पे इक्विटी कंपोनेंट 65% या उससे कम है, तो फिर ये डेट फंड माना जाएगा और इस पे 20% लगेगा। और मान लीजिए इस यूलिप का कॉम्पोजिशन इन दोनों कैटेगरी में नहीं है, या वो आईसीआईसीआई प्रू ने किसी और तरीके से किया हुआ है, तो कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा। तो अब मूल मंत्र यह हुआ कि आपको एक बार आईसीआईसीआई प्रू से इस पूरे यूलिप का जो इन्वेस्टमेंट कॉम्पोजिशन है वो एक बार पूछ लेना चाहिए। मैंने आपको तीनों बता दिए, तीनों में से कोई एक ना एक अवश्य लगेगा, परंतु टैक्स लगेगा अहमद भाई, ये पक्का है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अहमद भाई को उनकी उलझनें दूर हो गई होंगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदकर उन्हें ही चुका रहे हैं किराया, तो क्या आप ले पाएंगे टैक्स छूट? लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और कई सारे लोगों के सवाल हमारे पास आए हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से मार्च 2020 के बाद कैश के ट्रांजैक्शन में करीब मुझे लगता है 27 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इससे लगता है कि लोग फिर से कैश की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन जब आप मोटे कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप नियम को नहीं पालन करते हैं तो कई बार आपको टैक्स की देनदारी भारी भरकम चुकानी पड़ सकती है। कोहली साहब, थोड़ा इस मुद्दे को समझा दीजिए, क्योंकि देख रहा हूँ कैश ट्रांजैक्शन फिर से बढ़ने लगा, जो आरबीआई की रिपोर्ट खुद कहती है। जी हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, और ये कैश के ट्रांजैक्शन जो कि मार्च 2020 में आपने बिल्कुल कहा करीब 24-25 लाख करोड़ के बीच में कैश इन सर्कुलेशन था, वो 1 जनवरी 2021 को 27 लाख क्रॉस कर गया। इसका मतलब कैश का प्रचलन अभी भी बहुत है, जबकि आयकर में कैश के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। और गए जमाने जब आप रोकड़ा जेब में लेके चलते थे, मुझे लग रहा है इतने आजकल विकल्प उपलब्ध हैं। जी हाँ, अगर 2000 रुपए से ऊपर आप कहीं डोनेशन करते हैं, मैं लक्ष्मण नीचे से ऊपर चलता हूं, 2000 रुपए की कहीं फालतू आप डोनेशन कैश नहीं कर सकते। 5000 रुपए से ऊपर आप मेडिकल खर्चा 80D क्लेम कर रहे हैं तो आपको वो अलाउ नहीं होगा। उसके ऊपर चले 10,000 रुपए से अगर आप बिजनेस में कैश खर्चा ज्यादा करते हैं तो वो आपकी इनकम में एड बैक हो जाता है। 20,000 रुपए से अगर आप लोन या डिपॉजिट किसी को देते या लेते हैं तो वो अलाउड नहीं है, उसमें उतनी ही पेनल्टी है जितना आप लेन देन करते हैं। 50,000 रुपए से ऊपर आप फॉरेन एक्सचेंज कैश जाके नहीं ले सकते हैं। इससे ऊपर चले लक्ष्मण तो 2 लाख रुपए तक से ऊपर की आप परचेज नहीं कर सकते हैं आप कैश में। तो भला प्रश्न ये उठता है कि हम घर में अगर किसी का कैश मिलता है लक्ष्मण, तो उसमें घर में भला क्यों कैश रखा हुआ है इतना, तो उसमें आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी कि आप इतना कैश क्यों रखते हैं। और ऊपर चले तो बैंक से जब आप पैसा निकालते हैं, 1 करोड़ से ऊपर आप निकालेंगे तो उस पर आप जानते होंगे टीडीएस आ गया है। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है 3 साल, तो फिर तो ये लिमिट 20 लाख से और 1 लाख के बीच में 2% टीडीएस कट जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर 5% कट जाएगा। तो ये इतना एयर टाइट कर दिया है सरकार ने कि मुझे लग रहा है कैश में और इतने सारे विकल्प हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। गए जमाने जब कैश और चेक होते थे, ये पे वो पे,
और कितने सारे वॉलेट्स आ गए हैं। मैं समझता हूं इतने विकल्प होते हुए कैश के ट्रांजैक्शंस तो हमारे करदाताओं को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए अगर बाद की समस्या से बचना है तो। बिल्कुल, तो कैश में ट्रांजैक्शन जहां तक संभव हो सके कम से कम करिए, वरना आपको टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है, भले ही आप उसको अपनी आमदनी में से निकाल कर क्यों ना कर रहे हो। तो इसलिए जो टिप्स बताया कोहली साहब ने उसका खास तौर से ख्याल रखिए। वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर, और कोलकाता से विनोद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी बताइए क्या सवाल है आपके। हाँ, गुड मॉर्निंग जी नमस्कार, बताएं विनोद जी, क्या हाल है आपके। कोलकाता में तो अभी चुनाव का माहौल होगा। माहौल बहुत जोर पे है। बहुत जोर पर है। कलकत्ता में हमारे इलाका में 26 तारीख को है, 26 अप्रैल को। अच्छा, और तो बाकी जगह में चल रहा है, आज भी चुनाव चल रहा चलिए, है। चुनाव के माहौल में सबसे आपको अपने important टैक्स की चीज चिंता है, नंदीग्राम में बताइए चल क्या क्या उलझन है आपकी। सर, हमारी उलझन है कि मैं कलकत्ता में जादवपुर में रहता हूँ और हमारी जो फ्लैट है वो हमारे मिसेज के नाम में है। ठीक है। एवरी मंथ में हाउस रेंट कंपनी से मुझे मिलती है, लेकिन मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या मैं मिसेज को हाउस रेंट दे सकता हूँ? अगर हाँ तो कितने रुपए लिमिट होगा? क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमारा बेसिक का 50% हाउस रेंट मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, एक बार कोहली साहब जवाब देंगे। कोहली साहब बताइए। जी हाँ विनोद जी, देखिए पति पत्नी कहा जाता है कि एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पर आयकर के लिहाज से मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जॉइंट मकान में रहते हैं या पत्नी के नाम मकान में रहते हैं, इसमें विनोद जी आप रेंट रसीद ले सकते हैं। उसमें शर्त यह है कि आप बकायदा रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में रेंट ट्रांसफर होना चाहिए। परंतु, अब ये परंतु बहुत ध्यान से सुनने वाला है, कि अगर इस मकान की खरीद में आपका पैसा भी लगा है, मतलब आपकी पत्नी का सेल्फ अर्न, खुद का कमाया हुआ या खुद की सेविंग्स के अलावा आपका पैसा भी लगा हुआ है, मान लीजिए आधा आपका लगा हुआ है आधा उनका, तो जितना आप रेंट देंगे ना विनोद जी, उसका आधा आपकी इनकम में जाके वापस जुड़ जाएगा सेक्शन 64 के अंतर्गत। तो इस बात पे ध्यान रखिए, और अगर आपका नहीं लगा हुआ है या कुछ अंश लगा हुआ है तो उस अंश का आप बेनिफिट ले सकते हैं, पर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, पेमेंट बकायदा बैंक से जानी चाहिए, और एक रेंट रिसीट जरूर आप अपनी पत्नी से ले लीजिए। पत्नी को कितना अच्छा लगेगा बुरा लगेगा उसमें हम दखल नहीं देते हैं, वो बिल्कुल आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो इन्होंने तरीका समझाया उसका पालन करेंगे तो हो सकता है कि आप टैक्स बचा भी पाएंगे। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप रेंट रिसिप्ट आप ले भी सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा भी सकते हैं। फिलहाल ये सारे सवाल थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, अब बारी है जीएसटी जुड़े सवाल लेने की। चलिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां से शैलेंद्र सिंह तिवारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है जी। और मेरा एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। और अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें अपनी लायबिलिटी को पेमेंट कैसे करूं। लाइक हर मंथ में पेमेंट करूं, फर्स्ट 2 मंथ की लायबिलिटी को पेमेंट कैसे किया जाए, फर्स्ट 2 मंथ एवरी मंथ या लास्ट 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद इसको किया जाए, इसके बारे में बता पाएंगे आप? बिल्कुल कोहली साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पहले से इस स्कीम के बारे में बता दीजिए, फिर इनके सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए QRMP छोटे और मझौले जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है कि उनको हर महीने रिटर्न ना फाइल करनी पड़े। इसको क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट बोलते हैं, मतलब रिटर्न क्वार्टर में एक बार जाएगी, परंतु टैक्स इसका हर महीने जाएगा। वही मेरे ख्याल शैलेंद्र जी पूछना चाह रहे हैं कि अगर रिटर्न क्वार्टरली जाएगी तो टैक्स मंथली कैसे जाएगा। जी हाँ बिल्कुल शैलेंद्र जी, हम आपको बता देते हैं। आप 2 ऑप्शंस आते हैं उसमें मंथली पेमेंट के, एक आपको चूज करना पड़ेगा। एक होता है 35%, वो अपने आप कैलकुलेट करके पिछले क्वार्टर का लगभग 1/3 वो कैलकुलेट करके आपको खुद ही बता देगा, आप उतना टैक्स दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप महीने का एग्जैक्ट इनपुट आउटपुट एग्जैक्टली निकाल सकते हैं तो आप एग्जैक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो QRMP के स्कीम के अंतर्गत या तो आप 35% वाला ऑप्शन चुन लीजिए, उसमें वो अपने आप 35% पिछले क्वार्टर से दे देगा, या आप उसको स्वयं कैलकुलेट करके एक्चुअल फिगर पहले के 2 महीनों में जमा करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा और आप QRMP का पूरा लाभ उठाएंगे। शैलेंद्र जी, आपकी उलझनें दूर हो गई? जी सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टैक्स गुरु शो में कांटेक्ट करने के लिए। फिर भी कोई उलझन हो आगे तो आप लिखते रहिएगा, हम लोग आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। चलते हैं देहरादून, जहां से सुनील दत्त शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील जी बताइए क्या उलझन है आपकी। नमस्कार कोहली जी, मैं
आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने एक मार्च 2020 में कमर्शियल स्पेस लिया था जिसका कि रेंट जीएसटी के साथ में पे करना था, और मैंने वो विद इन 6 मंथ्स वो खाली कर दिया ड्यू टू कोविड-19, वो चला नहीं शोरूम। अब मैंने मकान मालिक को पूरा रेंट पे कर दिया है विद जीएसटी, लेकिन वो जो मकान मालिक हैं वो उन्होंने अपना जीएसटी में उसका टैक्स जमा नहीं किया है जो मैंने उनको पे किया है। अच्छा। और ना ही वो अब उसको जमा कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं क्योंकि मैंने शोरूम खाली कर दिया। तो अब मैं उस टैक्स का इनपुट नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप जानना चाहते हैं इनपुट कैसे लें? इनपुट कैसे लें, और अगर वो नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन जीएसटी की तरफ से लिया जा सकता है, पोर्टल की तरफ से, या मुझे अपने ही लेवल पे कुछ करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल 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 सुनील जी, इसका एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जा सकता है, पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। आपको मैं 2 तरीके बताता हूं। एक तो ई कम्युनिकेशन है, अभी नया एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी है पोर्टल पे, वहां जाके आप डायलॉग करें उसके साथ तो आपका डायलॉग रिकॉर्ड पे आ जाएगा। दूसरा, मैं आपको ये भी सलाह दूंगा, अपने इलाके के जो जीएसटी कमिश्नर हैं आप उनको जाके एक लिखित अर्जी दीजिए कि मैंने जो है ये पे किया है और पे करके मेरे लैंडलॉर्ड साहब इसको जमा नहीं करा रहे हैं, मैं इसका इनपुट नहीं ले, उनके खिलाफ पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है सुनील जी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपको इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं कोहली साहब, जहां पे टैक्स तो चुका दिया होता सामने वाला शख्स, लेकिन उधर से जीएसटी नहीं चुकाया जाता है तो आईटीसी नहीं मिल पाता है। और आपने बहुत सही तरीका बताया कि अगर जीएसटी के विभाग को इसकी जानकारी दी जाए तो वो भी अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम में भी थोड़ा सा इस तरह से बदलाव करना चाहिए ताकि जिन्होंने टैक्स चुका दिया उनकी तो कोई गलती है नहीं, उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्यों रोक रहे हैं? सामने वाले नहीं चुकाया वो तो उसकी गलती है। खैर, ये जीएसटी का स्ट्रक्चर है, अभी तो कानून यही कहता है कि सामने वाला जब तक कि नहीं चुकाएगा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर नहीं चुकाता है तो आप इसकी शिकायत जरूर कर सकते हैं जीएसटी में। हो सकता है जीएसटी विभाग इस पर आगे कार्रवाई करे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगर आप कैश में कर रहे हैं भुगतान तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में होगी परेशानी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप, और दिल्ली चलते हैं जहां से मोनिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। मोनिका, बताइए क्या सवाल आपके? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डील करती हूँ, तो जब मैं डील करती हूँ तो मेरे ऑफिस से मेरे बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत दूर हैं, तो मुझे बहुत सारे खर्चे कभी कभी अर्जेंटली कैश में करने पड़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं कोई खर्चा कैश में करती हूँ तो क्या कोई जीएसटी में कोई लिमिट है कि कैश में खर्चा करने से आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इससे ऊपर अगर आप खर्चा कैश में करेंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो क्या जीएसटी में ऐसा कोई लिमिट है? जी नहीं मोनिका जी, ऐसा जीएसटी में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आयकर में अभी हमने शो के शुरू में जरूर जिक्र किया था कि सेक्शन 40A3 के अंतर्गत 10,000 से ऊपर अगर आप कोई कैश खर्च करते हैं तो वो आपके प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाता है। परंतु जीएसटी में मोनिका जी अभी कैश के लिमिटेशन कोई नहीं दी गई है, आप बेशक कर सकते हैं, परंतु इनकम टैक्स का ध्यान जरूर रखिएगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों के सवालों का जवाब बेहद आसान भाषा में देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार। स्वागत है आप